जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का अपने YouTube चैनल मंटू रेल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर दोबारा आप लोगों के सामने आया हूं नए टॉपिक के साथ। माइनर एक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। आज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पे चर्चा करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का मुख्य पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं, फिर आगे सेक्शन में चलेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 इसका नाम है, और इंग्लिश में बोलिए द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब देखिए, इसका लागू जो है, लागू तिथि कब है? 12 सितंबर 1988, 12/9/1988। और इसमें संशोधन भी 2018 में हुआ था। संशोधित अधिनियम 2018 भी इसको बोल सकते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018, इसका लागू तिथि 26 जुलाई 1988। ये भी लागू तिथि इम्पोर्टेंट है और ये भी लागू तिथि इम्पोर्टेंट है, इसलिए एग्जाम के लिहाज से ये दोनों तिथि दिमाग में आप रखिएगा। इसमें कुल धारा जो है 31 है और अध्याय 5। कुल धारा 31 और अध्याय 5 है। ये इसका मोटा मोटी परिचय हो गया। अब हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी जितना है उतना पे चलते हैं। अब पहला पॉइंट है, कहता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन 2018 में हुआ था। ठीक, 2018 में हुआ था और लागू जो है 26 जुलाई 2018 से हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, 2018 में संशोधन हुआ, ये ध्यान रखना है। और 26/7/2018 से लागू हुआ। फिर इसी से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। पहले तो संपूर्ण भारत में लागू नहीं था, कारण जम्मू कश्मीर को छोड़ के ही बाकी जगहों पे लागू था। अब है इसका संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। संपूर्ण भारत में जो है, संविधान का अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2019 में दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ। दिनांक 31/10/2019 को संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था। ठीक है, यही दो मुख्य पॉइंट था। अब अगले चलते हैं धारा पे। धारा 1 कहता है नाम विस्तार लागू। 2 में धारा है, धारा 2 में परिभाषा है। परिभाषा में देखते हैं, ए में जो है 2 के ए में निर्वाचन, बी में लोक कर्तव्य, सी में लोक सेवक। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लोक सेवक। और डी में असम्यक लाभ। ये तीनों इम्पोर्टेंट, लोक कर्तव्य, लोक सेवक और असम्यक लाभ, जो अनड्यू एडवांटेज बोलते हैं इसको, असम्यक लाभ। ये इसका जो इम्पोर्टेंट परिभाषा था वो कंप्लीट हुआ। अब धारा 3 देखते हैं। धारा 3 कहता है विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति है धारा 3 में। ठीक, धारा 4 कहता है विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले। कोई विचारणीय मामला है तो उसे विशेष न्यायाधीश के बारे में बोल रहा है। विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, जो विचारणीय मामला है उसे विशेष न्यायाधीश देखरेख करता है। धारा 5 कहता है प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्ति। इसका प्रक्रिया क्या होगा और विशेष न्यायाधीश की शक्ति क्या होगी, ये धारा 5 कहता है। ये
मोटा मोटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑनलाइनर में याद रखने में कोई हानि नहीं है। अब धारा 6 कहता है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। धारा 6 में जो है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, ये धारा 6 तक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगली धाराओं में, और अध्याय 3 इसका काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि धारा 7 से शुरू होता है। अब हम लोग उस पे चलते हैं। डिफिनेशन छूट गया था, मैं उसको मेंशन कर देता हूं यहाँ, जो इंपॉर्टेंट भी है। दो के बी में कहता है लोक कर्तव्य। तो लोक कर्तव्य क्या है उसको देखते हैं। कहता है वह कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित है, वो हो गया आपका लोक कर्तव्य में आता है। वह कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य या जनता या समस्त समुदाय का हित है, वो हो गया लोक कर्तव्य की परिभाषा। अब सी कहता है लोक सेवक। लोक सेवक क्या होता है, अब देखते हैं। कहता है कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है, सरकार की सेवा या वेतन पर है, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में प्राथमिक पाता हो, या जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है। इसका साफ मतलब है लोक सेवक वो है जो सरकार की सेवा में है, या उसके वेतन पर है, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन लेता है। कोई सरकारी प्राइवेट संस्था है जो कि सरकारी कार्य में कार्य करता है, लेकिन वो कमीशन या फीस लेता है, उसके लिए वो है। दूसरी चीज है लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर, मतलब इस टाइप से जो सरकार की सेवा में लगा हुआ है, वो उसको हम लोग लोक सेवक कहेंगे। अब अगली परिभाषा है, उसका परिभाषा देखते हैं। असम्यक लाभ। असम्यक लाभ क्या है? कहता है असम्यक लाभ से ऐसा कोई परितोषण, ये शब्द हमारे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। असम्यक लाभ से ऐसा कोई परितोषण अभिप्रेत है, चाहे जैसा भी हो, विधिक प्रासर्मिक से भिन्न हो। कुल मिला के आपको इसका ये कहना है कि आपको जो वेतन सरकार से मिलता है उससे कोई भिन्न जो है ना, आप अगर प्राप्त करते हैं किसी व्यक्ति से किसी काम के बदले, वो होता है परितोषण। तो विधिक प्रासर्मिक से भिन्न है, जो विधिक हम लोग कार्य करते हैं, जितना हम लोग को पेमेंट मिलता है उससे भिन्न हम किसी व्यक्ति से अगर प्राप्त करते हैं तो वो परितोषण के रूप में कहा जाएगा उसको। ये परितोषण याद रखिएगा, हो सकता है असम्यक लाभ ना दे, परितोषण देख के क्वेश्चन आगे दे, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट में रखना है। अब अध्याय 3, इसका इम्पोर्टेंट जो आपका ये शुरू होता है, अध्याय 3 ही है। इसमें अपराध और शक्तियों के बारे में बताया जाता है। अपराध और शक्तियों के बारे में धारा 7 से लेके धारा 16 तक है। ठीक, अब धारा 7 देखते हैं। 6 तक तो हो गया था, धारा 7 देखते हैं जो अध्याय 3 का ही पहला धारा। धारा 7 कहता है लोक सेवक की रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध। अब लोक सेवक की रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध, यहाँ थोड़ा हो सकता है ये शब्द शुरू में हम भी जब पढ़ रहे थे तो हमें भी कंफ्यूजन हो जा रहा था कि लोक सेवक की रिश्वत दिए जाने से संबंधित के अपराध का मतलब क्या होगा, कि कोई लोक सेवक को रिश्वत अपने स्वेच्छा से दे रहा है। इसका हम पर्सनल में इसका अलग मतलब निकाल रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं। इसका है कि लोक सेवक की रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध मतलब किसी व्यक्ति से, अगर कोई लोक सेवक है किसी दूसरे व्यक्ति से जेन्युइन काम कराने के बदले भी उससे रुपए का डिमांड करता है, मतलब एक तरह से सीधी सी भाषा में समझिए कि घूस मांगता है उससे कि भाई आप 10,000 रुपए दीजिए, हम आपका फलाना काम कर देंगे, जबकि उसका काम है, कर्तव्य है कि करना है लोक सेवक का, लेकिन उसके बदले में वो
10,000, 5,000, 20,000 लेके वो कर रहा है, इसका ये मतलब है कि ये कौन डिमांड करता है? लोक सेवक इसमें डिमांड करता है। इसलिए कहता है लोक सेवक की रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध। दिए जाने से संबंधित अपराध मतलब ये न समझे कि लोक सेवक को जानबूझ के दे रहा है, नहीं, लोक सेवक इसमें डिमांड कर रहा है, तब जाके वो आदमी हो सकता है उसको जो है काम के बदले रुपए दे देता है। तो इसमें इसका कुछ परिभाषा है, टॉपिक है, इसमें कठिन वर्ड है, लेकिन इसको हम सीधी सी भाषा में आपको बता दिए। कहता है ऐसा कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति से कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है। वही असम्यक लाभ अभिप्राप्त मतलब कि अपने वेतन से अलग करता है, या उसका प्रयास करता है, या प्राप्त करता है, या उसका प्रयास करता है, चाहे वह स्वयं या किसी लोक कर्तव्य का कार्य पालन, चाहे वो अपना स्वयं या स्वयं का कर्तव्य पालन या किसी लोक कर्तव्य का कर्तव्य पालन अनुचित रूप से जो है या बेईमानी से किया जाए। अनुचित रूप से, या कोई चीज हो सकता है कि वो उसको करना ना चाह, मतलब उसके ना भी करने का ये कानून में है कि उसको ये करना ही नहीं है, लेकिन उसके बदले वो रुपए लेके करने का प्रयास कर दे रहा है कि भाई आप रुपया दे दीजिए हम काम कर देंगे, जो कि अनुचित रहता है सरकार के लिहाज से या कानून के लिहाज से, फिर भी वो कर देता है। किसी लोक सेवक कर्तव्य का कर्तव्य पालन अनुचित रूप से या बेईमानी से अब किया जाए या करवाया जाए, या तो बेईमानी से वो करता है या करवाया जाता है, ऐसे कर्तव्य के पालन को पूरा ना किया जाए, ना करवाया जाए, ऐसे कर्तव्य के पालन को पूरा ना किया जाए और ना करवाया जाए। तो इसका ये साफ एक उदाहरण हम आपको पहले भी दे चुके हैं और अभी भी एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। कोई लोक सेवक किसी काम को करने के लिए या करवाने के लिए या अनुचित रूप से करवाने के लिए या अपने से स्वयं से करता है या किसी दूसरे से करवाने के लिए कुछ रुपए का डिमांड करता है, 10,000, 20,000 रुपए घूस की मांग करता है, वो चीज ये सेक्शन आपका धारा 7 कहता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, वो चीज समझने के उद्देश्य से हमारी आसान भाषा याद रखें, लेकिन ये अपराध और ये लोक सेवक की रिश्वत दिए जाने से संबंधित लोक सेवक की रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध ये इस भाषा में आप लेकिन याद रखें, समझने के उद्देश्य से हम आपको ये बता दिए। फिर चलते हैं अगली धारा 8, 7 का ए। धारा 7 में जो है दंड का प्रावधान है। दंड देखिए, कहता है कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब 7 का ए है, कहता है भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना। तो इसका की पॉइंट याद रखिएगा, भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना। ये 7 का ए का है, इसका वही पता है कि ये इसका की पॉइंट यही है। इसमें फिर परिभाषा चलते हैं। इसका कहता है कि इस धारा के अनुसार जो कोई भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को स्वयं ऐसे लोक सेवक या किसी अन्य लोक कर्तव्य का कर्तव्य पालन अनुचित रूप से करने या करवाने या ऐसे कर्तव्य के कार्य पालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए इनाम के रूप में स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए लाभ अभिप्राप्त करता है, तो ऐसे अवधि का कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो यहाँ यही है कि भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधन द्वारा, कोई भी साधन हो सकता है अविधिपूर्ण, या निजी प्रभाव का, कोई हो सकता है कोई बड़ा अधिकारी हो अपना प्रभाव का प्रयोग करके इस तरह का किसी नीचे के कर्मचारी से करवाना चाह रहा हो अनुचित रूप से, तो ये वो चीज कह रहा है धारा 7 का ए। तो इसका की पॉइंट वही है, भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों या निजी प्रभाव का प्रयोग करके। अब धारा 8 आते हैं। धारा 8 कहता है किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। यहाँ आ गया कि अब जो है किसी लोक सेवक को कोई व्यक्ति किसी काम को करवाने के लिए
अविधिपूर्ण द्वारा कि अनुचित नहीं है कि आप पैसा लीजिए, रुपया लीजिए, घूस लीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए। वो ये धारा 8 उसके लिए है। कहता है ऐसे व्यक्ति जो निम्न आशय से किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को कोई असम्यक लाभ देता है या देने का वचन देता है, या कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को कोई कर्तव्य अनुचित रूप से करने हेतु प्रेरित करता है और उसके बदले इनाम देने की बात करता है, तो उस व्यक्ति को कारावास 3 वर्ष से कम नहीं हुआ किंतु 7 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसको सीधी सी भाषा में समझिए कि कोई व्यक्ति है जो लोक सेवक को किसी काम को करवाने के लिए, अनुचित रूप से काम को करवाने के लिए जो है उस लोक सेवक को इनाम देने का वचन देता है या इनाम देता है, तो उसको उस व्यक्ति को 3 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी किंतु 7 वर्ष और जुर्माना हो सकता है। एक इसी में एक पॉइंट है, कहता है यह धारा वहां उस जगह लागू नहीं होता है जहां कोई व्यक्ति विवश है, इनाम देने के लिए विवश है, चाहे वो जिस प्रकार से विवश हो, लेकिन उसको 1 सप्ताह के अंदर जो है वो बताना पड़ता है। धारा 8 का एक पॉइंट है, कहता है परंतु इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां ऐसा असम्यक लाभ देने के लिए कोई व्यक्ति विवश है। इस प्रकार के विवश व्यक्ति ऐसा असम्यक लाभ देने की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर इस मामले की रिपोर्ट विधि प्रवर्तन पदाधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को देगा। अब धारा 9 कहता है किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। कोई वाणिज्यिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, वो जो है ना किसी लोक सेवक को किसी प्रकार का रिश्वत दे रहा है या देने का प्रयास कर रहा है, वही धारा 9 कहता है। किसी काम को करवाने के लिए लोक सेवक को वाणिज्यिक संगठन द्वारा। इसका पॉइंट कहता है 9 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है तो वाणिज्यिक संगठन को जुर्माने से दंडनीय होगा। कोई वाणिज्यिक संगठन है, अगर किसी लोक सेवक को रिश्वत देने का प्रयास किया है या दिया है, किसी काम के बदले देने का प्रयास किया है, तो उस वाणिज्यिक संगठन को है जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब धारा 10 कहता है वाणिज्यिक संगठन के भार साधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना। यहां था वाणिज्यिक संगठन किसी लोक सेवक को रिश्वत देने के बाद था, और यहां आ गया वाणिज्यिक संगठन के भार साधक अधिकारी रिश्वत किसी लोक सेवक को दे रहा है, तो उसमें वाणिज्यिक संगठन का भार साधक अधिकारी कौन होगा? जो वाणिज्यिक संगठन का निदेशक होगा, प्रबंधक होगा, सचिव होगा या अन्य कोई अधिकारी है द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने संबंधित अपराध किया है, तो कारावास जिसकी 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं अगली धारा पे। अब अगली धारा है धारा 12। धारा 12 कहता है अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। धारा 12 कहता है अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। देखते हैं इसके आगे। कहता है जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया हो अथवा नहीं, उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया हो अथवा नहीं, वह कारावास जिसकी अवधि जो है 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़ेगा। अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया हो अथवा नहीं किया हो, वह कारावास
जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब धारा 13 कहता है, धारा 13 कहता है लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार, लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार। अब आपराधिक अवचार क्या होता है आगे देखते हैं। कहता है कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का करने वाला कहा जाएगा कब? यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटपूर्ण दुर्विनियोग करता है या संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, या यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूपों से अपने को शासक समृद्ध करता है, या लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा तो उसे कारावास जिसकी अवधि 4 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस धारा को सीधी सी तौर में समझिए कि कोई अधिकारी है, अगर उसके पद या जिस समय वो कार्यरत है जिस जगह पे, अगर वो अपना पद या कर्तव्य में अपने आप को समृद्ध करता है, संपत्ति जमा करता है, या जो संपत्ति उसके चार्ज में है उसका अपना उपयोग करता है या किसी दूसरे को उपयोग करने देता है, या कोई उपयोग करता है तो उसको मना नहीं कर रहा है, अपने आप को जो है समृद्ध कर रहा है, तो उस अपने पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आप को शासक समृद्ध करता है, तो उस लोक सेवक को 4 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। धारा 14 कहता है अभ्यासिक अपराधों के लिए दंड। अभ्यासिक अपराध क्या है कि कोई भी लोक सेवक इस अधिनियम के अधीन एक बार सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है, फिर भी अगर वो दूसरी बार इस अधिनियम के अधीन अपराध करता है तो उसी को अभ्यासिक अपराध कहता है। तो फिर आप देखते हैं, कहता है जो कोई लोक सेवक इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष ठहरा गया है उसके बाद भी इस अधिनियम के अधीन अपराध करता है तो वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये हम लोग धारा 14 तक आ गए अभ्यासिक अपराधों के लिए दंड। अब और कुछ इंपॉर्टेंट धारा है, अब उसको देखते हैं। अब धारा है धारा 15। धारा 15 कहता है अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड। अपराधों के प्रयत्न मतलब भ्रष्टाचार के अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड। कहता है इसमें कहता है यदि कोई लोक सेवक जिन्हें उनके पद या कार्य हेतु संपत्ति सौंपी गई है वह अपने फायदे हेतु उनको संपरिवर्तित करने का प्रयत्न मतलब प्रयास करता है तो उसे कारावास जो कि 2 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दंड हो सकता है। ये अपराधों के प्रयत्न के लिए है। अब धारा 21 कहता है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम में कहता है कि जो भी लोक सेवक इसका अभियुक्त होगा उसको सक्षम साक्षी होने का प्रावधान है धारा 21 में। अब अलग से पॉइंट है कुछ, वो देखते हैं। 2 पॉइंट है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी के अपराधों के आरोपी की जांच, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी के अपराधों के आरोपी की जांच करने से पहले पुलिस अधिकारी को संबंधित सरकार और संबंधित अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी सरकारी कर्मचारी के अपराधों के आरोपी की जांच, इस अधिनियम के अपराधों के आरोपी की जांच जो है करने से पहले पुलिस अधिकारी को जो है
संबंधित सरकार या संबंधित अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। फिर अगला है पॉइंट, तो भ्रष्टाचार से संबंधित आईपीसी की धारा, इंपॉर्टेंट ये भी है, भ्रष्टाचार से संबंधित आईपीसी की धारा 161 से 165 के बीच था भ्रष्टाचार से संबंधित, इसको लोप कर दिया, धाराओं को लोप कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है। तो अब हम लोग का कंप्लीट हो गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले नए टॉपिक को लेकर फिर आएंगे और माइनर एक्ट का ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। और अंत में यही कहेंगे, अगर किसी भी प्रकार का कोई इसमें असुविधा हो समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ में कहेंगे अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।